गरीब का ओल्ड ऑटो रिक्शा रिस्टोरेशन। मनोज एक गरीब ऑटो वाला था। वो ईमानदारी से ऑटो चलाकर पैसे कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में किशोर भी ऑटो चलाता था, पर वो पैसों का बड़ा ही लालची था। अपने ऑटो में ज्यादा सवारी भर के उनसे ज्यादा किराया वो लेता था। एक बार मनोज ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर खड़ा था कि तभी वहां एक औरत आती है और वो कहती है, सुनो भैया, यहाँ एक ऑटो वाला था, कहाँ चला गया वो? दरअसल मेरे पैसों का बैग उसी ऑटो में रह गया। वो पैसे मैंने बैंक से निकाले मेरे पति के इलाज के लिए। पैसे नहीं मिले तो उनका इलाज नहीं होगा। कृपा करके मुझे उस ऑटो वाले का पता बताओ। अरे बहन, पता क्या, मैं आपको उसके घर ही लेकर जाता हूँ, चलिए मेरे साथ। मनोज उस औरत को अपनी ऑटो में बिठाकर किशोर के घर ले आता है। दरअसल उस औरत की पैसों की बैग किशोर के ऑटो में ही रह गई थी। किशोर पैसों से भरी बैग देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, इसलिए वो जल्दी घर चला गया था। पर घर के बाहर उस औरत को मनोज के साथ देखकर किशोर घबरा जाता है। किशोर को देखकर वो औरत कहती है, भैया, मेरे पैसों की बैग मुझे लौटा दो। मेरे पति की जान खतरे में है भैया, कृपा करो मुझ पर। अरे कैसी बैग? मैं नहीं जानता किसी बैग वैग को, जाओ यहाँ से। और मनोज, तुम ये क्या किसी को भी उठाकर मेरे घर ला रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे किशोर, इस बहन की हालत देख देख, ऐसे पैसे कभी नहीं फलते हैं। देख, बैग नहीं वापस की ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही किशोर घबरा जाता है और पैसों से भरी बैग उस औरत को लौटा देता है। पर हाथ से पैसे जाने की वजह से किशोर को मनोज पर बड़ा ही गुस्सा आता है। मनोज उस औरत को अस्पताल पहुंचाता है। तब वो औरत मनोज का धन्यवाद करती है। मनोज फिर से अपने काम में लग जाता है, पर किशोर था कि गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उस मनोज को सब पर उपकार करने का भूत सवार रहता है ना, पर उसकी इस हरकत, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी मेरे हाथों से चली गई है, अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किशोर गुस्से से रात के समय मनोज का ऑटो चुरा कर नदी में फेंक देता है। ऑटो नदी के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन मनोज अपने ऑटो को ना पाकर दुखी हो जाता है। वो इधर उधर ऑटो को ढूंढता है, पर उसे उसका ऑटो कहीं नहीं मिलता। मनोज का काम करने का एक ही साधन था और अब वो भी नहीं रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे कर घर में पैसों की कमी होने लगती है। तब उसकी बीवी सीता कहती है, अब क्या करें जी, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। ऐसे में हाथ में कोई काम भी नहीं रहा। अब तो नया काम ढूंढना होगा। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। तब मनोज गांव में काम को ढूंढता है। मनोज की यह हालत देखकर किशोर बड़ा ही खुश हो रहा था। किशोर अब उस गांव में अकेला ही ऑटो वाला था, इसलिए वो लोगों से ज्यादा किराया लेने लगता है। ऐसे में एक दिन एक मछुआरा नदी में मछलियां पकड़ने जाता है कि उसका जाल पानी में ही अटक जाता है। वो पानी के अंदर जाकर देखता है तो वहां मनोज का ऑटो रहता है। मछुआरा बाहर आकर सीधे मनोज के पास जाता है और कहता है, अरे मनोज, मैंने एक ऑटो को नदी के अंदर देखा है। मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारा ही ऑटो है, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। पर मनोज, ऑटो की हालत बड़ी ही खराब हो चुकी है पानी में रहने की वजह से। मछुआरे की बातों से मनोज के दिल में एक उम्मीद जाग जाती है। वो तुरंत नदी में जाकर अपने ऑटो को देखता है और अपने ऑटो को वो पहचान जाता है। पर उस पानी में लोहे की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। तब मनोज सोचता है, बाप रे, कितना सारा लोहे का कचरा इस नदी में पड़ा हुआ है, इसीलिए तो पानी गंदा हो रहा है और हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। तब मनोज ना सिर्फ अपने ऑटो को पानी से बाहर निकालता है, बल्कि नदी से लोहे का कचरा भी साफ कराता है, जिस वजह से जल देवता उस पर प्रसन्न हो जाती है और वह मनोज से कहती है, बेटा, आज तक तुमने ईमानदारी से काम किया, लोगों की मदद की, और आज तो तुमने नदी का पानी साफ करके मुझे प्रसन्न कर दिया। आज के बाद से तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर वो देवता गायब हो जाती है।
मनोज अपने पुराने ऑटो का रिस्टोरेशन करता है और उसे बिल्कुल नए जैसे बना देता है और वो फिर से अपने काम पर लग जाता है। मनोज के वापस आने से लोग भी मनोज के ऑटो से ही आना जाना पसंद करने लगते हैं और किशोर को सवारी मिलना बंद हो जाता है। तब वो फिर से सोचता है, अरे ये मनोज तो फिर से आ गया मेरे बीच में। इस बार इसके ऑटो को ऐसी जगह फेंकता हूँ कि मनोज के हाथ ही ना लगे। ऐसा सोचकर किशोर उस रात मनोज के ऑटो को चुरा कर जंगल की तरफ जाता है। किशोर खाई के पास आता है। वो ऑटो को धक्का देने ही वाला था कि तभी अचानक ऑटो अपने आप शुरू हो जाता है। ये देख किशोर घबरा जाता है। वो ऑटो किशोर के पीछे भागता है। इस तरह भागते भागते किशोर खुद ही खाई में गिर जाता है और ऑटो वापस मनोज के घर चला आता है। इस तरह से किशोर के लालच का अंत हो जाता है और जल देवता की वजह से ऑटो में जो शक्तियां थी उनकी वजह से ऑटो सुरक्षित रहता है और मनोज भी खुशी से काम करके जीवन गुजारने लगता है। जादुई डायमंड गोल्ड व्हीकल्स। सुधीर एक दुकान में काम करता था। एक बार उसे थोड़ी देर क्या हुई, दुकान का मालिक गुस्से से उसे भला बुरा कहने लगा। तब सुधीर कहता है, मालिक, इतनी सी बात के लिए आप मेरी औकात ही निकाल रहे हो। कोई भी काम कर लूंगा, पर आज के बाद मैं आपकी दुकान में काम ही नहीं करूंगा। जा रहा हूं मैं। अबे हाँ, जा जा, देखते हैं कि तुम्हें इस गांव में कौन काम देता है। निकल जाए यहाँ से। सुधीर काम छोड़कर दूसरा काम ढूंढने लगता है। मदन के कहने पर उसे कोई भी काम नहीं देता। घर जाकर वो काम के बारे में सोचता ही रहता है। तब उसकी बीवी कोमल उससे कहती है, मेरे बाबा पहले मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करते थे। मटके कैसे बनाते हैं ये मुझे पता है, तो क्यों ना हम मिट्टी के मटके बनाएं और उसे बाजार में बेचें। उसी दिन से कोमल अपने पिता के घर से मटके बनाने का चक्का लेकर आते हैं। सुधीर जंगल से मिट्टी लेकर आता है और कोमल खुद भी मटके बनाती है और सुधीर को भी मटके बनाना सिखाती है। अब सुधीर बाजार में मटके बेचने लगता है। एक दिन बाजार में सुधीर को देखकर मदन सोचता है, अरे वाह वाह वाह, किसी ने काम नहीं दिया तो इस सुधीर के बच्चे ने तो खुद का काम शुरू कर दिया, वो भी मटके बेचने वाला। लेकिन मैं भी देखता हूं कि ये कब तक ऐसा काम करेगा। मदन कुछ गुंडों को बाजार भेजता है। वो गुंडे सुधीर के दुकान में जाकर उसके मटके फोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुधीर फिर से मटके लेकर बाजार जाता है। उस दिन भी वो गुंडे आकर उसके सारे मटके फोड़ ही देते हैं। ऐसा 2-4 दिन शुरू ही रहता है, जिस वजह से सुधीर हताश हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका बेटा आकर उससे कहता है, पापा, हम दूसरे गांव भी तो मटके बेचने जा सकते हैं ना? और पापा, मेरे पास एक आइडिया है। हम मटकों के साथ साथ क्यों ना मिट्टी के खिलौने वाले वाहन बनाकर बेचें? बेटी की बात सुनकर सारे घर वाले मिट्टी के मटके और मिट्टी के खिलौने वाले वाहन भी बनाते हैं और उन्हें लेकर दूसरे गांव जाते हैं बेचने के लिए। अब सुधीर के मटके और मिट्टी के खिलौने वाले वाहन दूसरे गांव में अच्छे से बिकने लगते हैं। मदन को सुधीर दुखी होगा और हताश हुआ होगा और फिर से उसके पास काम मांगने आएगा, ऐसा ही लगता है। लेकिन पूरा उसका उल्टा हो जाता है। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। इस सुधीर ने तो दूसरा ही रास्ता निकाला कमाई का। कुछ भी करके वो रास्ता मुझे बंद करना ही होगा। इस तरह एक दिन सुधीर दूसरे गांव खिलौने और मटके बेचने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे वही गुंडे मिल जाते हैं। वो गुंडे सुधीर का रास्ता रोकते हैं। तब सुधीर कहता है, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गांव में भी काम करने नहीं दे रहे हो, तब भी मैं चुप था, और आज फिर से तुम सब मुझे रोक रहे हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वो गुंडे कुछ भी बात ना करके सुधीर के खिलौने और मटके फोड़ देते हैं और सुधीर को भी खूब पीटते हैं। सुधीर तो मार की वजह से बेहोशी हो जाता है कि तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। वो उन गुंडों को वहां से भगाकर सुधीर को घर ले आते हैं। सुधीर को ऐसा देखकर कोमल रोने लगती है। ये क्या हुआ जी आपको? हे भगवान, ये ऐसे क्यों हो गए हैं? बाबा ये आपको कहाँ मिले? बेटी, घबराओ मत, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कुछ गुंडों ने मिलकर इसकी ये हालत कर दी है बेटी। आखिर वो गुंडे सुधीर के पीछे क्यों पड़े थे? तब कोमल अपनी सारी हकीकत साधु बाबा को बताती है।
तब साधु बाबा मटके बनाने वाले चक्के की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटी, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि अब वो गुंडे तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन से सुधीर फिर से काम करने लगता है, पर उस दिन कुछ अलग ही जादू हो जाती है। सुधीर जो कुछ बना रहा था वो सारे खिलौने डायमंड और गोल्ड के बन रहे थे। ये देखकर वो सारी बात समझ जाता है कि ये तो साधु बाबा की कृपा है। सुधीर उस गोल्ड और डायमंड को बेचकर खूब पैसे कमाता है, लेकिन उधर मदन जल के मारे खाक हो रहा था। ये सुधीर का बच्चा किस मिट्टी का बना है? मैं जितना उसे परेशान कर रहा हूं वो परेशानी से बाहर ही निकल आता है। अब तो मैं उसके सारे परिवार को ही तकलीफ दूंगा। ये सोचकर मदन फिर से गुंडे लेकर सुधीर के पास जाता है और उसे लकड़ियों से मारने लगता है। उस बीच बीवी और बच्चा जब उसे बचाने आते हैं तो वो उन्हें भी मारने लगता है। तब डायमंड और गोल्ड के वाहन विशाल बन जाते हैं और उन गुंडों और मदन पर अचानक से हमला करने लगते हैं। उन्हें वो इतना मारते हैं कि वो सीधा अस्पताल ही भर्ती हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मदन सुधीर के रास्ते कभी नहीं आता और सुधीर आए हुए पैसों से गरीबों की भी मदद करने लगता है।